हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल लॉ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है वीकनेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो इतना वीक क्यों है, उसकी कुछ वजह है, कुछ कॉजेज़ हैं, वो डिस्कस करेंगे और किस तरीके से पेपर में लिखना है वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वी नो दैट इंटरनेशनल लॉ इज़ द लॉ बट इट इज़ वीक लॉ। हमें ये पता है कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है, बट ये भी जानते हैं सारे के सारे कि ये एक वीक लॉ है। इट्स वीकनेस इज रिफ्लेक्टेड व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विद स्टेट लॉ। जब भी हम इसको स्टेट लॉ के साथ या किसी कंट्री के लॉ के साथ कंपेयर करते हैं तो इसकी वीकनेस साफ झलकती है। फॉलोइंग आर द मेजर कॉजेज ऑफ इट्स वीकनेस। फॉलोइंग कॉजेज हैं इसके वीकनेस के, मैंने नंबर वाइज लिखे। फर्स्ट आ जाता है लैक ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। Main weakness is that international law is not enacted by state legislature or parliament. जो इंटरनेशनल लॉ है वो ना ही कोई स्टेट लेजिस्लेचर या ना ही कोई कंट्री का पार्लियामेंट एनेक्ट करता है, इसलिए इसको काफ़ी वीक माना जाता है। दे आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस। जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं वो ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे बेस्ड हैं। ठीक है, देयरफॉर दे आर इंटरप्रेटेड बाय स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फ इंटरेस्ट। तो क्योंकि वो कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ पे बेस्ड हैं तो हर एक इंटरनेशनल लॉ हर एक कंट्री अपने फ़ायदे के लिए और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से अप्लाई करके बैठ जाता है। समझ गए बात? तो जब हर एक कंट्री अपने हिसाब से देखेगा, कोई फिक्स्ड लॉ नहीं होगा, अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करेगा, तो वीक ही हो गया ना। ये पंगे पड़ने तो है ही है, पंगे तो पड़ेंगे ही। समझ गए बात? नेक्स्ट, लैक ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। No effective executive power is in existence for the enforcement of international law. इंटरनेशनल लॉ को लागू करने में, उसे एनफोर्स करने के लिए कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर एग्जिस्ट नहीं करती। अकॉर्डिंग टू C.W. Jenks, there is no adequate enforcement machinery for the applicability of international law. तो C.W. जेंक्स कहते हैं कि भाई जो इंटरनेशनल लॉ है उसको एनफोर्स करने के लिए कोई प्रॉपर मशीनरी नहीं है। इन द वर्ड्स ऑफ ओपनहैम, इफ एनी स्टेट डज नॉट obey the judicial decisions of other states, that is, the party has a right to approach the Security Council of United Nations, but it is a political body and its decisions are found to be politically motivated. तो ओपनहैम ये कहते हैं कि जो भी एक पर्टिकुलर स्टेट है वो किसी और स्टेट की अगर कोई ओबे नहीं करती, कुछ रूल्स रेगुलेशन या कोई ट्रीटी उनमें हुई पड़ी है वो ओबे नहीं करती, तो उनमें में से कोई भी एक यूनाइटेड नेशंस में जा सकती है और दूसरी स्टेट उसको ये कह सकती है कि ये जो इसके जो डिसीजंस हैं या इसकी जो कंप्लेंट्स हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, इनसफिशिएंट अथॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच इज सिचुएटेड इन हेग, नीदरलैंड में है ये जगह, इज नॉट ऑथोराइज टू टेक केसेस ऑफ ऑल स्टेट्स। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो सारे के सारे केसेस नहीं ले सकती। मोर ओवर द केसेस कैन बी फाइल्ड इन दिस कोर्ट विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट्स। जब दोनों की दोनों या जितनी भी पार्टीज हैं रिलेटेड टू कन्फ्लिक्ट, जब वो सारी की सारी म्यूचुअली जाके अपना कंसेंट देंगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे, तभी जाके जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो केस ले सकती है। अगर दोनों में से एक पार्टी कह रही है कि मैंने केस करना है, कहाँ पे करना है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, मगर दूसरी तरफ दूसरी पार्टी अपना म्यूचुअल कंसेंट, मतलब दूसरी स्टेट वो राजी नहीं है जाने के लिए, तो वो केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा सकता। देयरफॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज नॉट ऑथोराइज्ड इन रियल सेंस। जब सारी की सारी पार्टीज उधर जाएंगी नहीं तो अथॉरिटी क्या रहेगी उसकी? ठीक है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। नेक्स्ट, लैक ऑफ सैंक्शन। देयर इज नो सेंस ऑफ सैंक्शन और फियर इन केस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के केस में कोई फियर या कोई सैंक्शन का डर ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको नहीं होता। देयरफॉर द लॉज आर वायलेटेड फ्रीक्वेंटली बाय स्टेट्स एंड समटाइम्स दे टेक लॉ इन देयर ओन हैंड्स। वो अपने हाथों में कानून से खेलते हैं, इंटरनेशनल लॉ से तो वो खेलते हैं। अब अमेरिका है, यूएसएसआर है, इंटरनेशनल लॉ कहता है कि भाई किसी और के कंट्री में जाके हमले नहीं करने, तो ये तो दोनों कर रहे हैं ना। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं
उनके लेवल से देखें तो उन्होंने मौकरी बना के रखी हुई है इंटरनेशनल लॉ की, अपने हिसाब से चलते हैं वो, ठीक है ना। क्योंकि जब कोई गरीब कंट्री या कोई और कंट्री करेगा तो उसके ऊपर तो ये सैंक्शन लगा देते हैं। अब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दी, रशिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब अमेरिका जब बिना बात के इधर उधर अटैक करता है, आपको पता ही है, किसी ना किसी वजह से कर देता है अटैक, तो फिर जब इधर उधर अटैक कर देता है तो उसके ऊपर सैंक्शन कौन लगाता है? कोई भी नहीं लगाता, ठीक है। नेक्स्ट, नो राइट टू इंटरवीन इन द इंटरनल अफेयर्स। इंटरनेशनल लॉ कैन नॉट इंटरवीन इन द डोमेस्टिक मैटर्स। कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में। इंटरनेशनल लॉ के अंदर ह्यूमन राइट्स का पूरा एक जो है एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो मगर जब इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि भाई ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करना, कोई कंट्री के अंदर मान लो ह्यूमन राइट्स वायलेट हो भी रहे हैं तो वो इंटरवीन नहीं कर पाता, क्योंकि वो कंट्री कहते हैं भाई ये तो हमारा इंटरनल मामला है। समझ गई बात। एज पर पैरा 2 Part 7 of UNO Charter, UNO is not authorized to intervene in the domestic matters of the state. तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कभी भी किसी कंट्री के डोमेस्टिक मैटर्स में इंटरवीन नहीं करती। Hence, in several cases, international law appears to be ineffective and meaningless. तो हमने देखा है कई कंट्रीज़ में जो इंटरनेशनल लॉ है वो वायलेट हो रहा होता है, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे होते हैं, मगर क्योंकि वो किसी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरवीन नहीं कर सकते, इसीलिए इंटरनेशनल लॉ इनइफेक्टिव एंड मीनिंगलेस हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑन पावरफुल स्टेट्स। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यूएसए, यूएसएसआर और बाकी अदर पावरफुल स्टेट्स हैं, उनके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? जब वो लॉ तोड़ेंगी उनको सज़ा कौन देगा? ऐसा कुछ प्रावधान या फिर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। देयर आर मेनी पावरफुल एंड वीक मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ के कई मेंबर पावरफुल हैं, कई वीक हैं, ये सबको पता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंपेल द पावरफुल मेंबर स्टेट्स टू ओबे इंटरनेशनल लॉ। तो जब जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो इंटरनेशनल लॉ को मानेंगी नहीं, तोड़ेंगी या फिर उसके अगेंस्ट काम करेगी, तो उनसे कौन मनवाएगा? उनको कौन फोर्स करेगा मानने के लिए? कोई भी नहीं कर पाता। समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है अनसर्टेनिटी। इंटरनेशनल लॉ इज नॉट सर्टेन एज स्टेट और म्यूनिसिपल लॉ। जो इंटरनेशनल लॉ है वो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, ठीक है। कैसे? जो इंटरनेशनल लॉ है वो हर एक कंट्री अपने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके लगा रहे हैं, समझ के बात, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए। मगर जो स्टेट लॉ है या फिर जो म्यूनिसिपल लॉ है उसकी कोडिफिकेशन हुई पड़ी है, वो उसी के हिसाब से चलता है। समझ गए ना बात। अनसर्टेनिटी उसमें नहीं होती। मोरओवर इट इज़ जनरली अनेबल टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर। अगर इंटरनेशनल लॉ अनसर्टेन होगा, कोई फिक्स नहीं होगा, तो उससे क्या होगा? हर एक कंट्री इंटरनेशनल लॉ को मैनिपुलेट करेगी अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखने के लिए, और कन्फ्लिक्ट्स लगातार बढ़ेंगे, और जितने कन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे उतना पीस ख़त्म ही समझो वर्ल्ड से। समझ के बाद। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा सजेशंस फॉर रिमूविंग सच वीकनेसेस। तो इस टॉपिक के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।